नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल सोनी आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेट अप IAS अकेडमी पर। हम पढ़ रहे हैं यूपीएससी फिलॉसफी ऑप्शनल में पेपर 2 का सेक्शन है सोशियो पॉलिटिकल फिलॉसफी यानी सामाजिक राजनीतिक दर्शन, जिसमें हमारे सिलेबस का पहला टॉपिक चल रहा है सामाजिक एवं राजनीतिक आदर्श। इसमें हमको 3 टॉपिक पढ़ने थे, स्वतंत्रता, समानता, न्याय। तो हमने स्वतंत्रता समानता पहले ही पढ़ चुके हैं, न्याय भी लगभग कंप्लीट हो चुका है, बस थोड़ा सा बचा हुआ है। तो न्याय में हम कल पढ़ रहे थे कि न्याय में रॉल्स ने क्या क्या विचार दिए हैं, न्याय के बारे में रॉल्स ने क्या क्या विचार दिए हैं, हम ये पढ़ रहे थे। तो जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि रॉल्स एक उदारवादी दार्शनिक है और इन्हें न्याय में प्रक्रियात्मक, वितरणात्मक सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं और बताया है कि न्याय एक बहुत ही महत्वपूर्ण आदर्श है और विभिन्न सामाजिक संस्थाओं की प्रमुख विशेषता है। न्याय का रॉल्स के अनुसार न्याय का मतलब है प्राथमिक सामाजिक वस्तुओं के वितरण से है। रॉल्स के अनुसार न्याय का मतलब क्या है? रॉल्स के अनुसार न्याय का मतलब है प्राथमिक सामाजिक वस्तुओं के वितरण से। जो प्राथमिक सामाजिक वस्तुएं क्या थी? जैसे धन हो गया, संसाधन हो गया और ये मतलब योग्यताएं क्षमताएं हो गई, ये होगी, और जो पद हो गए, स्वतंत्रता हो गई। तो इन संसाधनों के वितरण से है, तभी न्याय की स्थापना हो पाएगी। और इन्हें रॉल्स ने बताया था कि अगर किसी व्यक्ति को अगर काल्पनिक स्थिति से हटकर अगर किसी व्यक्ति को काल्पनिक स्थिति में ले जाया जाए तो वो अज्ञानता की स्थिति में आ जाता है। और अज्ञानता की स्थिति में जैसे ही आता है, अज्ञानता के पर्दे के पीछे जैसे ही आता है तो निष्पक्ष निर्णय लेता है। और रॉल्स ने न्याय के 2 नियम बताए हैं। कौन कौन सा नियम है? एक है प्रत्येक व्यक्ति को उस सीमा तक अधिकतम स्वतंत्रता दी जाए कि दूसरे की स्वतंत्रता का हनन ना हो। हमने आपसे क्या बताया था कि जैसे अगर किसी व्यक्ति को सड़क में घूमने का अधिकार है, हर किसी व्यक्ति को सड़क में घूमने का, चलने का अधिकार है। अगर वो टेढ़े मेढ़े तरीके से चल रहा है ऐसे, तो दूसरे की स्वतंत्रता तो बाधित हो जाएगी, क्योंकि वो तो उसकी वजह से जा नहीं पा रहा है। तो ये बोल रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को उस सीमा तक अधिकतम स्वतंत्रता दी जाए जिससे दूसरे की स्वतंत्रता का हानि ना हो। और फिर दूसरा नियम दिया था कि आर्थिक व सामाजिक विषमता को इस प्रकार व्यवस्थित करें कि निम्नतम सुविधा प्राप्त वर्ग को अधिकतम लाभ मिले। और इसी को ही विभेद का नियम बताया था। इसको क्या बताया था? विभेद का नियम। और जो दूसरा नियम था, दूसरे नियम में पहला खंड था, उसमें था कि निम्नतम सुविधा प्राप्त वर्ग को अधिकतम लाभ मिले। और इसका दूसरा था अवसर की समानता का नियम। अवसर की समानता का नियम में क्या था कि प्रत्येक व्यक्ति को अवसर की समानता प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त हो, प्रत्येक व्यक्ति को अवसर मिले, तभी न्याय की स्थापना हो पाएगी। तो रॉल्स ने ये बताया था। और इन्होंने अपने न्याय के सिद्धांत में परिभाषा एक उदाहरण भी दिया था कि जिस प्रकार किसी श्रृंखला में अगर उसकी प्रत्येक कड़ी मजबूत है, तभी वो पूरी श्रृंखला भी मजबूत हो पाएगी। मतलब श्रृंखला की मजबूती उसकी कड़ी पर निर्भर है, श्रृंखला की मजबूती उसकी प्रत्येक कड़ी पर निर्भर है। अगर उसकी कोई एक कड़ी भी अगर कमज़ोर है तो पूरी की पूरी श्रृंखला ही कमज़ोर पड़ जाएगी। इसलिए सबसे वंचित सदस्यों को भी पर्याप्त मजबूत होना चाहिए। जो सबसे वंचित सदस्य हैं उनको भी पर्याप्त मजबूत होना चाहिए। और रॉल्स कहते हैं कि व्यक्तियों को समाज की भलाई के हित में कार्य करना चाहिए। रॉल्स कहते हैं कि व्यक्तियों को समाज की भलाई के हित में कार्य करना चाहिए। अब ये क्यों करना चाहिए? जैसे कोई व्यक्ति है तो व्यक्ति का विकास केवल उसके परिवार लोग ही नहीं करते। अगर कोई व्यक्ति है तो उसका विकास केवल उसके परिवार से ही नहीं होता है, उसका विकास समाज से भी होता है। अगर कोई व्यक्ति है, जैसे आप सभी जानते हैं कि कोई व्यक्ति
जब पैदा होता है तो ये है उसकी स्थिति। अब वो पहले अपने परिवार में है, वो अपने परिवार में है। जब वो छोटा रहता है तो अपने परिवार में हंसता खेलता है। उसके बाद वो स्कूल जाता है, कहाँ, विद्यालय जाता है। वो अपने विद्यालय जाता है, अपना शैक्षणिक विकास करता है। फिर वो कॉलेज में भी आता है, कॉलेज या महाविद्यालय में जाता है, तो वहाँ पर अपना विकास करता है। तो और या फिर अगर और उसके बाद वो विभिन्न सामाजिक संस्थाओं में जाता है। कहाँ पर, जो अन्य सामाजिक संस्थाएं हैं वहाँ पर जाता है। इस प्रकार किसी व्यक्ति के विकास में केवल उसके परिवार के ही नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों की योगदान रहता है। उसके विकास के लिए केवल परिवार का ही नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों का, पूरे समाज का योगदान रहता है। इसलिए व्यक्ति को सामाजिक कार्य करना चाहिए, सामाजिक हित की भलाई के लिए कार्य करना चाहिए। तो रॉल्स ने अपने विचार में यह बताया है। और प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे कार्य करना चाहिए जो सामाजिक हित की भलाई के लिए हो। ऐसे कार्य करना चाहिए जो सामाजिक हित की भलाई के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो। व्यक्ति को ऐसे कार्य करना चाहिए जो सामाजिक हित की भलाई के लिए हो। किसको? सामाजिक हित की भलाई के लिए हो। तो व्यक्ति को ऐसे कार्य करना चाहिए जो सामाजिक हित की भलाई के लिए हो। और फिर हमने इसके बारे में कुछ और बातें बताई थी, तो हमने अभी ये कल का बताया था। अब इसकी हम आलोचना भी करेंगे। जैसे हमने देखा रॉल्स के बारे में, अगर किसी ने नियम दिया है तो उसकी कुछ आलोचनाएं भी हैं। आलोचनाएं क्या हैं, आइए हम देख लेते हैं आलोचनाओं को। जैसे आलोचना, अगर किसी ने अपने विचार दिए हैं तो उसकी कुछ आलोचनाएं भी होंगी, लेकिन ऐसा नहीं कि आलोचनाएं होंगी, उसके कुछ महत्व भी होंगे। तो आलोचना में हम क्या देखते हैं कि जो मार्क्सवादी हैं, मार्क्सवादियों के अनुसार, रॉल्स ने समतावादी तेवर को दिखाते हुए, बाजार समाज को स्वीकार किया है। किसको? बाजार समाज को स्वीकार किया है। रॉल्स ने समतावादी तेवर को दिखाते हुए बाजार समाज को स्वीकार किया है और बताया है कि बाजार समाज के दायरे में रहकर ही और रॉल्स बाजार समाज के दायरे में रहकर ही न्याय प्राप्त करना चाहता है। लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता ये है कि बाजार समाज में व्यक्ति न्याय प्राप्त नहीं कर पाता।
वास्तविकता यह है कि बाजार समाज में व्यक्ति न्याय प्राप्त नहीं कर पाता। वास्तविकता यह है कि बाजार समाज में व्यक्ति न्याय प्राप्त नहीं कर पाता है। जैसे मैकफर्सन ने रॉल्स को, मैकफर्सन ने एक दार्शनिक है मैकफर्सन, मैकफर्सन ने रॉल्स को पूंजीवाद का प्रवक्ता कहा है। मैकफर्सन ने रॉल्स को पूंजीवाद का प्रवक्ता कहा दिया है। मैकफर्सन ने रॉल्स को पूंजीवाद का प्रवक्ता कहा है। पूंजीवाद का प्रवक्ता। अब ये पूंजीवाद का प्रवक्ता क्यों कहा है? क्योंकि रॉल्स बाजार समाज में ही न्याय प्राप्त करना चाहते हैं, बाजार समाज का समर्थन करते हैं, और बाजार समाज तभी संभव है जब पूंजीवाद होगा। बाजार समाज तभी संभव है जब पूंजीवाद होगा। मैकफर्सन ने रॉल्स को पूंजीवाद का प्रवक्ता कहा है। जो मैकफर्सन एक दार्शनिक हैं, उन दार्शनिक ने मैकफर्सन ने रॉल्स को पूंजीवाद का प्रवक्ता कहा है, क्योंकि रॉल्स बाजार अर्थव्यवस्था का समर्थन करते हैं, बाजार समाज को समर्थन करते हैं, और बाजार समाज तभी अच्छे से संभव है जब पूंजीवाद की व्यवस्था होगी। तो इसलिए मैकफर्सन ने रॉल्स को पूंजीवाद का प्रवक्ता कहा है। और जो स्वेच्छातंत्रवादियाँ हैं, स्वेच्छातंत्रवादी जैसे कुछ दार्शनिक हैं, स्वेच्छातंत्रवादियों के अनुसार स्वेच्छातंत्रवादियों के अनुसार रॉल्स का न्याय स्वेच्छातंत्रवादियों के अनुसार रॉल्स का न्याय कल्याणकारी राज्य की स्थापना समर्थन करता है। रॉल्स का न्याय कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है। किसका? कल्याणकारी राज्य का समर्थन करता है। स्वेच्छातंत्रवादियों के अनुसार रॉल्स का न्याय कल्याणकारी राज्य का समर्थन करता है। और अगर कल्याणकारी राज्य अगर स्वेच्छातंत्रवादियों के अनुसार रॉल्स का न्याय कल्याणकारी राज्य का समर्थन करता है, और अगर कोई ऐसा समाज है कल्याणकारी राज्य, तो व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन हो जाएगा। स्वेच्छातंत्रवादियों के अनुसार रॉल्स का न्याय कल्याणकारी राज्य का समर्थन करता है, अगर कल्याणकारी राज्य है तो व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन होगा, व्यक्ति की स्वतंत्रता बाधित होगी। ऐसे कल्याणकारी राज्य में व्यक्ति की स्वतंत्रता बाधित होगी। और इसके बारे में नाजिक क्या बोलते हैं? इसके बारे में, न्याय के बारे में नाजिक बोलते हैं, नाजिक क्या बोलते हैं? नाजिक बोलते हैं कि रॉल्स का न्याय लागू करने पर व्यक्ति आंशिक रूप से गुलाम बन जाएगा। नाजिक बोलते हैं, नाजिक यहाँ पर कल्याणकारी स्वतंत्रता बाधित होगी। और नाजिक क्या बोलते हैं? नाजिक बोलते हैं कि रॉल्स के न्याय के अनुसार रॉल्स के न्याय के अनुसार व्यक्ति आंशिक रूप से गुलाम बन जाएगा। नाजिक बोलते हैं कि रॉल्स के न्याय के अनुसार व्यक्ति आंशिक रूप से गुलाम बन जाएगा। आंशिक रूप से गुलाम, आंशिक रूप से गुलाम बन जाएगा। अभी आंशिक रूप से गुलाम कैसे? क्योंकि
कल्याणकारी राज्य व्यवस्था, जैसे कोई राज्य अगर कल्याणकारी व्यवस्था अपनाता है, अगर कोई राज्य गुलाम बन जाएगा, अगर कोई राज्य कल्याणकारी व्यवस्था अपनाता है, अगर कोई राज्य कल्याणकारी व्यवस्था अपनाता है तो वहां पर वह राज्य प्रगतिशील करारोपण की व्यवस्था भी अपनाएगा। वहां पर जो प्रगतिशील करारोपण है, प्रगतिशील करारोपण की व्यवस्था भी अपनाएगा, मतलब प्रगतिशील करारोपण भी होगा, व्यवस्था या फिर प्रगतिशील करारोपण भी अपनाएगा। अगर अच्छा, ये प्रगतिशील करारोपण क्या है? प्रगतिशील करारोपण वो है जैसे किसी व्यक्ति की संपदा आय जितनी ज़्यादा होगी उसका कर उतना ही ज़्यादा लगेगा। अगर किसी की आय ज़्यादा है तो जैसे किसी की आय 10 लाख है तो उस पर कर होगा, और अगर किसी की आय 20 लाख है, तो उसका कर का जो परसेंटेज है, टैक्स का परसेंटेज ज़्यादा होगा। अगर उसकी आय 30 लाख है तो उसके ऊपर ज़्यादा टैक्स लगेगा। तो राज्य क्या अपनाएगा? प्रगतिशील करारोपण की व्यवस्था भी अपनाएगा। और जब प्रगतिशील करारोपण की व्यवस्था अपनाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि व्यक्ति की आय का एक हिस्सा राज्य को चला जाएगा। व्यक्ति की आय का एक हिस्सा छीन लिया जाएगा और राज्य को स्थानांतरित कर दिया जाएगा। और व्यक्ति की आय का एक हिस्सा राज्य द्वारा छीन लिया जाएगा। व्यक्ति की आय का एक हिस्सा राज्य द्वारा छीन लिया जाएगा और इससे ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, मतलब व्यक्ति को ऐसा फील हो जाएगा कि दूसरों के लिए काम कर रहा है, और व्यक्ति को ऐसा फील होगा कि वो दूसरों के लिए कार्य कर रहा है, मतलब दूसरों के उद्देश्य की पूर्ति के लिए कार्य कर रहा है, मतलब, और व्यक्ति को ऐसा आभास होगा, ऐसा फील होगा या आभास होगा कि वह दूसरों के उद्देश्य की पूर्ति के लिए कार्य कर रहा है, दूसरों के उद्देश्य की पूर्ति के लिए कार्य कर रहा है, तो व्यक्ति को ऐसा आभास हो जाएगा कि दूसरे के उद्देश्य की पूर्ति के लिए कार्य कर रहा है, और व्यक्ति साधना होकर साधन बन जाएगा। इस प्रकार, और व्यक्ति साधना होकर साधन बन जाएगा। और व्यक्ति साधना होकर साधन बन जाएगा। व्यक्ति साधना होकर साधन बन जाएगा। और नाजिक क्या बोलते हैं? नाजिक ये बोलते हैं कि रोल्स, नाजिक बोलते हैं
कि नाजिक बोलते हैं कि रॉल्स कांट को अपना प्रेरणा स्रोत मानता है। कांट को अपना प्रेरणा स्रोत मानता है। कांट को अपना प्रेरणा स्रोत मानता है। जो कांटवादी अवधारणा है, कांटवादी अवधारणा है, उनका खंडन भी करता है। उनका कांटवादी अवधारणा का खंडन करता है। नाजिक बोलते हैं कि रॉल्स के न्याय के अनुसार व्यक्ति आंशिक रूप से गुलाम बन जाएगा। आंशिक रूप से गुलाम बन जाएगा, इसका क्या मतलब है कि अगर कोई राज्य कल्याणकारी व्यवस्था अपनाता है तो वहाँ पर प्रगतिशील कारोबार की व्यवस्था भी अपनाएगा और व्यक्ति की आय का एक हिस्सा उससे छीन लिया जाएगा और व्यक्ति को ऐसा फील हो जाएगा कि वह दूसरों के उद्देश्य की पूर्ति के लिए कार्य कर रहा है, कि व्यक्ति दूसरों के उद्देश्य की पूर्ति के लिए कार्य कर रहा है और व्यक्ति साधन ना होकर साधन बन जाएगा। और नाजिक ये भी बोलते हैं कि रॉल्स कांट को अपना प्रेरणा स्रोत मानता है, लेकिन जो कांटवादी अवधारणा है उनका खंडन करता है, मतलब उसका विरोधी करता है। उसको अपना प्रेरणा स्रोत मानता है लेकिन उसका खंडन भी करता है। और इसके बारे में जो नारीवादी हैं उन्होंने क्या विचार दिए हैं, तो नारीवादियों के अनुसार इसकी दो विचार दिए हैं। नारीवादियों ने इसके दो तरह से आलोचना की है। तो नारीवादियों के अनुसार रॉल्स के न्याय सिद्धांत की दो आलोचनाएं हैं। नारीवादियों के अनुसार रॉल्स के न्याय की आलोचना। और नारीवादियों के अनुसार रॉल्स के न्याय की आलोचना हम ये देख रहे हैं। तो ये नारीवादी बोलते हैं कि रॉल्स ने अपने न्याय में अन्य पुरुषवादी विचारकों की तरह ही अपने लेखन में पुरुषवादी बातों को आधारित किया है। ये बोलते हैं कि रॉल्स ने अन्य पुरुषवादी विचारकों की तरह ही रॉल्स ने अन्य पुरुषवादी विचारकों की तरह ही अपने लेखन में पुरुषवादी संदर्भों का उपयोग किया है। मतलब पुरुषवादी संदर्भों का यूज किया है। नारीवादियों के अनुसार कि रॉल्स के न्याय की आलोचना अगर हम करते हैं तो नारीवादी बोलते हैं कि रॉल्स ने अन्य पुरुषवादी विचारकों की तरह ही अपने लेखन में पुरुषवादी संदर्भों का उपयोग किया है। और क्या बोलते हैं, और ये बोलते हैं कि रॉल्स का न्याय सामाजिक क्षेत्र के
अन्याय से संबंधित है, सामाजिक क्षेत्र के न्याय से संबंधित है। ये बोलते हैं कि रॉल्स का न्याय, रॉल्स का न्याय, रॉल्स का न्याय, रॉल्स का न्याय सामाजिक क्षेत्र के न्याय से संबंधित है। किससे? सामाजिक क्षेत्र के न्याय से संबंध है। सामाजिक क्षेत्र के न्याय से, रॉल्स का न्याय सामाजिक क्षेत्र के न्याय से संबंधित है, न्याय से संबंधित है। रॉल्स का न्याय सामाजिक क्षेत्र के न्याय से संबंधित है। और जब परिवार में और परिवार के अंदर जो पुरुष द्वारा स्त्री का जो शोषण हो रहा है उस पर ध्यान ही नहीं दिया है, किसी परिवार में जो पुरुष के द्वारा स्त्री का शोषण हो रहा है उस पर ध्यान ही नहीं दिया है, वे ये बोलते हैं कि रॉल्स का न्याय समाजवादी क्षेत्र में सामाजिक क्षेत्र के न्याय से संबंधित है। रॉल्स का न्याय सामाजिक क्षेत्र के न्याय से संबंधित है। और किसी परिवार में अगर किसी पुरुष द्वारा स्त्री का या नारी का शोषण हो रहा है उस पर ध्यान ही नहीं दिया है, सामाजिक क्षेत्र के संबंधित है। और स्त्री शोषण पर ध्यान ही नहीं दिया है, ध्यान नहीं दिया है। ये नारीवादी बोलते हैं कि रॉल्स का न्याय सामाजिक क्षेत्र के न्याय से संबंधित है और स्त्री शोषण पर ध्यान नहीं दिया है। जो समुदायवादी विचारक हैं, समुदायवादी विचारकों के अनुसार, समुदायवादी विचारक हैं तो समुदायवादी विचारकों के अनुसार रॉल्स न्याय के सार्वभौमिक नियमों की बात करता है। जो समुदायवादी हैं, समुदायवादी विचारकों के अनुसार, जो समुदायवादी विचारक हैं उनके अनुसार, जो समुदायवादी विचारक हैं इनके अनुसार रॉल्स, समुदायवादी विचारकों के अनुसार रॉल्स न्याय के सार्वभौमिक नियमों की बात करता है, नियमों की बात करता है। लेकिन समुदायवादी विचार के अनुसार रॉल्स न्याय के सार्वभौमिक नियमों की बात करता है, सार्वभौमिक नियमों की बात करता है। लेकिन न्याय की अवधारणा संस्कृतिबद्ध अवधारणा है। अतः ये समुदायवादी विचारक बोलते हैं कि रॉल्स के न्याय सार्वभौमिक नियमों की बात करता है, लेकिन न्याय की अवधारणा संस्कृतिबद्ध है और सार्वभौमिक रूप से न्याय संभव ही नहीं है। और इस स्थिति में न्याय संभव ही नहीं है, न्याय संभव ही नहीं है और सार्वभौमिक रूप से न्याय संभव ही नहीं है, तो ये बोलते हैं। और जैसे प्लेटो ने कानूनी न्याय की अवहेलना की थी, इस प्रकार रॉल्स भी प्लेटो की तरह कानूनी न्याय की अवहेलना करते हैं। क्या? कानूनी न्याय की अवहेलना करते हैं, रॉल्स भी प्लेटो की तरह कानूनी न्याय की अवहेलना करते हैं। लेकिन हमने अभी इनकी बहुत सारी आलोचनाएं देखी हैं, तो आलोचना होने के बाद
उसका कुछ महत्व भी होगा। तो आइए हम इनका महत्व भी देख लेते हैं। इनका महत्व क्या है। जैसे हमने विभिन्न दार्शनिकों के आलोचनाएं लिखी थी, लेकिन उसका महत्व भी था। इस प्रकार रॉल्स का भी महत्व है। इसका महत्व, पहले इसको अंडरलाइन कर दें। इसका महत्व क्या होगा। इसका महत्व, पहला महत्व यह होगा कि रॉल्स ने अपने न्याय में सभी वर्गों के उत्थान का विचार दिया है। रॉल्स ने अपने न्याय में सभी वर्गों के उत्थान का विचार दिया है, मतलब समर्थन किया है। रॉल्स ने अपने विचार में सभी वर्गों के उत्थान का, सभी वर्गों के उत्थान का समर्थन किया है। रॉल्स ने अपने न्याय में सभी वर्गों के उत्थान का समर्थन किया है कि सभी का उत्थान होना चाहिए। तो रॉल्स ने अपने न्याय में सभी वर्गों के उत्थान का समर्थन किया है। और रॉल्स ने जो आधुनिक बाजार समाज है, रॉल्स ने आधुनिक बाजार समाज में जो एक प्रमुख समस्या है कि बाजार और न्याय, उनमें समन्वय लाने का प्रयास किया है। रॉल्स ने जो आधुनिक सामाजिक व्यवस्था है उसमें बाजार और न्याय की व्यवस्था में समन्वय लाने का प्रयास किया है। बाजार में रॉल्स ने आधुनिक राजनीतिक दर्शन में दर्शन की जो प्रमुख समस्या है कि आधुनिक राजनीतिक दर्शन की जो प्रमुख समस्या है, आधुनिक राजनीतिक दर्शन की जो प्रमुख समस्या है उसमें बाजार व न्याय का संबंध, उसमें बाजार व न्याय का समुचित समाधान करने का प्रयास किया है। समुचित समाधान करने का प्रयास किया है। समाधान करने का प्रयास किया है। पहली बात तो रॉल्स ने सभी वर्गों के उत्थान का कार्य किया है। और जो आधुनिक समाज में जो प्रमुख समस्या है बाजार व न्याय की, तो उसमें समुचित समाधान लाने का प्रयास किया है। तो ये हमने रॉल्स की वो देखी, उसके महत्व। और तीसरा क्या है कि रॉल्स अपने न्याय में स्वतंत्रता, समानता और न्याय तीनों में संतुलित समन्वय लाने का प्रयास कर रहे हैं। अपने न्याय में स्वतंत्रता, समानता व न्याय तीनों आदर्शों में उचित या समुचित समन्वय लाने का प्रयास कर रहे हैं। रॉल्स अपने न्याय में स्वतंत्रता, समानता व न्याय तीनों में समुचित समन्वय लाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या? समन्वय लाने का प्रयास कर रहे हैं। रॉल्स अपने न्याय में स्वतंत्रता, समानता और न्याय समुचित समन्वय लाने का प्रयास कर रहे हैं। और जो चार्ल्स बेट्स हैं, चार्ल्स बेट्स एक दार्शनिक है। जो चार्ल्स बेट्स के अनुसार, चार्ल्स बेट्स ने
रॉल्स के चार्ल्स बीट ने रॉल्स के न्याय सिद्धांत को चार्ल्स बीट जी ने रॉल्स के न्याय सिद्धांत को अंतर्राष्ट्रीय जगत पर लागू करने का सुझाव दिया है। क्या? अंतर्राष्ट्रीय जगत पर लागू करने का सुझाव दिया है। लागू करने का सुझाव दिया है। तो इस प्रकार रॉल्स ने न्याय की बहुत अवधारणाएं दी हैं। उनका कुछ का आलोचना तो थी, उसके बाद उसका महत्व भी है और इसी प्रकार जो रॉल्स की जो बुक है द थ्योरी ऑफ जस्टिस, रॉल्स की जो बुक है द थ्योरी ऑफ जस्टिस, रॉल्स की जो बुक है A Theory of Justice, रॉल्स की जो बुक है A Theory of Justice, उसको गौरव ग्रंथ में क्या दर्जा मिल चुका है। रॉल्स की ऐसी अवधारणा जो दी हैं उसी के बदम पर जो थ्योरी ऑफ जस्टिस, इसकी को एक गौरव ग्रंथ का दर्जा मिल चुका है। इसको एक गौरव ग्रंथ का दर्जा मिल चुका है। जैसे बहुत सारे दार्शनिकों ने न्याय के बारे में, जैसे प्लेटो, अरस्तु हो गए, इन्होंने न्याय के बारे में जो विचार दिए हैं, उसी प्रकार रॉल्स ने भी न्याय के बारे में अपने विचार दिए हैं। तो उन दार्शनिकों के समान ही इनको उचित स्थान दिया गया है और इनकी जो बुक है आ थ्योरी ऑफ जस्टिस, उसको भी गौरव ग्रंथ की दर्जा मिल चुका है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे जो न्याय के बारे में और बातें हैं। और प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए ताकि ये वीडियो सभी तक पहुंच जाए। और अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर दीजिए, फिर मैं उस डाउट को अगले वीडियो में स्पष्ट कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।